नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस ऑल शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। और पहले प्रश्न की अगर बात करते हैं तो पूछा गया था कि 1761 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध। इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं मिल सकता है। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। किसके बीच में हुई थी ये भी जानना जरूरी है। अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच हुई थी। यह लड़ाई 14 जनवरी 1761 को वर्तमान में जो पानीपत का मैदान है ना वहां पे लड़ा गया था। ठीक है, इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराया था। ठीक है, तो ये हो गई 1761 की लड़ाई की बात। अब बात करते हैं RAW रा के जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, रा का मतलब क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारतीय खुफिया एजेंसी है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं रवि सिन्हा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि उड़ीसा में स्टील प्लांट कहाँ स्थापित है, कहाँ स्थित है। तो राउरकेला इसका नाम है, राउरकेला में स्थित है। राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा के उत्तर पश्चिम छोर पर समुद्र खनी क्षेत्र में स्थित है। राउरकेला इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो 1992 में किस पुस्तक के लिए रस्किन बॉन्ड को पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार रस्किन बॉन्ड की पुस्तक आवर ट्रीज स्टील ग्रो इन देहरा, आवर ट्रीज स्टील ग्रो इन देहरा के लिए 1992 में रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है। तो हेमंत सोरेन इसका राइट आंसर है। कथक नृत्य के लिए 2019 का पद्मश्री किस नृत्यांगना को प्रदान किया गया था। मिलिना साल्वनी। आपका संबंध फ्रांस से है, विदेशी आप हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी से संबंधित क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि इसका संबंध किस खेल से या कहाँ दिया जाता है। तो पूरी बात बता देता हूँ आपको। देखिए, जो नेशनल गेम्स के चैंपियन राज्य होते हैं ना, नेशनल गेम्स के चैंपियन राज्य का मतलब है सबसे अधिक पदक जीतने वाला राज्य। जो राज्य सबसे ज्यादा पदक जीतता है उसको राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, राजा भलेंद्र सिंह की अगर बात करें तो आप एक क्रिकेटर थे, बाद में खेल प्रशासक बने। बाद में इन्होंने जो है IOA, ठीक है, मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। अच्छा, वर्तमान समय में IOA के अध्यक्ष कौन है? एक महिला है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि चाक्यार कुथु नृत्य का संबंध किस राज्य से है। केरल से है। एक नया क्वेश्चन बना है, इसको ध्यान रखिएगा, रिपीट हो सकता है। चाक्यार कुथु नृत्य केरल का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पहली बार कब रखा गया था। तो 1991 1991 में। अगर पूछा जाए किसको हटाने के लिए रखा गया था तो थे न्यायाधीश जस्टिस बी रामास्वामी। ठीक है, जस्टिस बी रामास्वामी महाभियोग का सामना करने वाले पहले जस्टिस हैं भारत के, आजाद भारत के। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कब किया था। तो 1917। नाम क्या था उसका? चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों हुआ था ये? ब्रिटिश नील नीति के खिलाफ किसानों ने विद्रोह किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नटराज की कांस्य मूर्ति का काल, मतलब नटराज की कांस्य मूर्ति किस काल में बनाई गई। तो नटराज की कांस्य मूर्ति जो है ये चोल काल में बनाई गई। ठीक है, चोल काल का समय जो है 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच का समय था। ठीक है, इस काल में जो कांस्य मूर्तियां बनाई गई हैं दुनिया भर में उनको बहुत प्रसिद्धि मिली है। ठीक है, चोल काल के दौरान कांस्य मूर्ति कला में नवाचार हुआ था। चोल साम्राज्य के विशाल तांबे के भंडार की वजह से कुशल कारीगरों ने कांस्य मूर्तियां बनाई। अगला प्रश्न है कि विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिल सकता है, 2 अक्टूबर। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्मदिन है। अगला प्रश्न है किस मध्यकालीन संगीतकार का जन्म ग्वालियर में हुआ था। तो तानसेन अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अगला प्रश्न है कि हिंदी फिल्म देवदास से संबंधित क्वेश्चन आया था, शायद इसके निर्माता निर्देशक, ठीक है, या राइटर का नाम पूछा गया था। सच मैं सारी बात बता देता हूँ आपको जो है। देखिए, इस फिल्म का निर्देशन संजय लीला भंसाली ने किया था, निर्माण भरसा ने किया। और ये फिल्म जो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास देवदास पर आधारित है। कलाकार की बात करें तो प्रमुख भूमिका में शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित थे। ठीक है, देवदास ने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार भी जीता। इस फिल्म में 5 राष्ट्रीय पुरस्कार और 10 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते।
अगला प्रश्न भरूच स्तूप से था कि भरूच स्तूप कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में है ये, ठीक है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के भरूच गांव में स्थित है। यह स्तूप बौद्ध कलाकृतियों और पुरातात्विक वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक या पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था, ठीक है। और मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में इस स्तूप की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 167 का संबंध किससे है? तो राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है अनुच्छेद 167। अगला प्रश्न पूछा गया यूरो शब्द का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल इसका राइट आंसर है। सावित्रीबाई फुले पुरस्कार 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रदान किया गया, इसका उनका संबंध किस क्षेत्र से है? मतलब उनका संबंध किस क्षेत्र से था? मतलब सावित्रीबाई फुले का संबंध किस क्षेत्र से था? तो सावित्रीबाई फुले का संबंध शिक्षा के क्षेत्र से था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि द ब्लू अम्ब्रेला किसकी रचना है? द ब्लू अम्ब्रेला जो है 1980 में रास्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया एक भारतीय उपन्यास है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1527 का खानवा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो खानवा का युद्ध मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के राजपूत राजा राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तिब्बत में किस नदी को लांगथेन खम्बन के नाम से जाना जाता है? तो सिंधु नदी। सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील के पास अपनी यात्रा शुरू करती है। वहां के लोग इस नदी को सिंघी खम्बन या शेर की मुंह के नाम से पहचानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले को उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले ने गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने की पुणे में सर्वेंट ऑफ द इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इन्हें गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही गांधी को दुनिया की यात्रा करने और अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया था। वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का ग्लेड स्टोन भी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में बौद्धों की जनसंख्या सर्वाधिक है? अभी पिछले दिनों आपके से हिमाचल प्रदेश में हिंदू जनसंख्या के बारे में पूछा गया था, मतलब किस राज्य में हिंदुओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। आज बौद्धों से आया है, तो बौद्ध, ईसाई, हिंदू, ठीक है। ये जो टॉपिक है ना, जो जनसंख्या टॉपिक है, इनका जो है धर्म विशेष जो जनसंख्या का टॉपिक है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन रिपीट होंगे आगे आने वाले शिफ्टों में, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में बौद्धों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र, ठीक है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक महाराष्ट्र में भारत में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र की कुल आबादी में बौद्ध धर्म का हिस्सा जो है 5.81% है, ठीक है। यहाँ बौद्ध धर्म के जो है 65,31,200 लोग रहते हैं, जो बौद्ध भारत के कुल बौद्धों का 77.36% है, जो काफी ज्यादा है, ठीक है। कारण क्या है इसका? महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म का जो इतना प्रभाव है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में दलितों ने सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है। अभी पिछले दिनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस दिन ये बौद्ध धर्म अपनाया था, सामूहिक धर्म परिवर्तन किया था जो है, ठीक है, अभी वो जल्दी ही वो चीज बीता है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में बताया था, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट में इसके बारे में डिटेल मैंने आपको बताया था, आपने अगर देखा होगा जरूर जानते होंगे, ठीक है। तो कारण वही पड़ता है, चूंकि लगभग 3 उस समय जो है 3,65,हजार के आसपास जो है लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ क्या किया था, सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म को अपनाया था, सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन किया था। और शायद संसार में इतनी बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन आज तक कभी नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, इसके चूंकि अब बौद्ध धर्म वहां पे ज्यादा है, बौद्ध लोग वहां पे ज्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है बौद्ध धर्म के स्मारक भी होंगे, जैसे अजंता है, एलोरा है, ये सब बौद्ध धर्म की स्मारक हैं, गुफाएं हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म में राजकीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। सातवाहन काल में यहाँ बौद्ध धर्म का तेजी से प्रसार हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि मंदिर में देवता का निवास स्थान क्या कहलाता है? मंदिर से ऊपर क्वेश्चन अब तक कई बार बन चुका है, ठीक है। जैसे कि उत्तरी भारत में मंदिरों के
कि निर्माण की शैली कौन सी पूछा गया था जो है, ठीक है। तो मंदिरों से संबंधित क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है गर्भगृह, ठीक है। मंदिर में देवता जहाँ निवास करते हैं उसको गर्भगृह कहा जाता है। और मंदिर के ऊपर जो टावर नुमा रचना होती है उसको शिखर या विमान कहते हैं। और मंदिर के चारों ओर जो जगह छोड़ी जाती है उसको परिक्रमा स्थल बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अरुणा आशफ अली। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को बंबई के गोवालिया टैंक मैदान में आपने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, ठीक है। 1992 में आपको पद्म विभूषण, 1997 मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आप दिल्ली की पहली महिला मेयर बनी थी, ठीक है। सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इनके साथ साथ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कमेंट करके जरूर से बताइएगा मेरे भाई, देखिए आपको कितना आता है, ठीक है। चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय जो है चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग ने 1753 में कीर्तिवर्मन को द्वितीय को हराया था, ठीक है। कीर्तिवर्मन द्वितीय विक्रमादित्य प्रथम के परपोते थे। अगला प्रश्न है कि पौधे सूर्य से कितनी ऊर्जा ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान? पौधे सूर्य से कितनी मात्रा में ऊर्जा ग्रहण करते हैं? तो 1 से 3% है, ठीक है। ऑप्शन में आपको शायद 1% दिया था, तो 1% का राइट आंसर हो जाएगा। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से कुल ऊर्जा का लगभग 1% ही ग्रहण कर पाते हैं, ठीक है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के जरिए सूर्य की ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो शिव प्रसाद शुक्ल इसका राइट आंसर है। वर्तमान मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। वर्तमान उप मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो मुकेश अग्निहोत्री हैं। अगला प्रश्न है कि केलुचरण महापात्रा का संबंध किस शासन से है? जिसका राइट आंसर है ओडिसी। महत्वपूर्ण बात यह है जो अक्सर पूछा जाता है, उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति हैं केलुचरण महापात्र, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चिट्टी बाबू का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? चिट्टी बाबू का संबंध बीड़ा वाद्य यंत्र से है। आप कर्नाटक संगीत शैली के महान बीड़ाकारों में आपकी गिनती होती है। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल का प्रमुख उद्योग क्या था? कृषि और पशुपालन। कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, ये सब वैदिक काल के प्रमुख उद्योग थे। कृषि शायद आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए कृषि इसका राइट आंसर होगा। चलिए थोड़ा डिटेल में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। कृषि जो है वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय था, जिसमें जौ और गेहूं मुख्य फसलें थी। पशुपालन की बात करें तो ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, इसलिए उनके जीवन में पशुपालन का ज्यादा महत्व था। गाय को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। गाय की गणना संपत्ति में की जाती थी और इसका इस्तेमाल मुद्रा के रूप में भी किया जाता था, ठीक है। कहा भी जाता है ना, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। हा? तो गोधन गाय की गणना संपत्ति में की जाती थी, ठीक है। अगला धातु शिल्प की अगर बात की जाए तो इस युग में धातु गलाने का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था। स्वर्ण लोहे के अलावा लोहे के अलावा टीन है, तांबा है, चांदी है, शीशे से भी परिचित हो चुके थे आर्य जो है, ठीक है। वस्त्र निर्माण, उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण उद्योग एक प्रमुख उद्योग था। ऊण मतलब ऊन और सज मतलब सन, इसका उल्लेख इस काल में मिलता है, ठीक है। व्यापार की अगर बात करें तो वैदिक काल में व्यापार पर्ण द्वारा संपादित होता था। निष्क, शतमान, कृष्णल और पाद ये मुद्रा के प्रकार थे। ये सारी मुद्राएं जो वैदिक काल में चलती थी। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बंबई या मुंबई। भारत में पहली सफल सूती, वैसे बात की जाए पहली सूती मिल तो कलकत्ता में स्थापित हुई थी, लेकिन चूंकि वो चल नहीं पाई इसलिए उसका जिक्र नहीं होता है। बॉम्बे में जो मिल स्थापित हुई ना ये सफल हुई, इसलिए इसको सफल सूती कपड़ा मिल कहा जाता है। ये मुंबई के तारदेव में 1854 में स्थापित हुई थी। इसकी स्थापना कोवासजी नाना भाई डावर उनके सहयोगियों ने किया था। इस मिल का नाम बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी था। सर विलियम फेयरबेयर ने इस कंपनी को डिजाइन किया था। अगला प्रश्न अनुच्छेद 163 से संबंधित था शायद जो है, ठीक है। इसका संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 का संबंध राज्यपाल और मंत्रिपरिषद से है। क्या कहता है अनुच्छेद 163? इसके मुताबिक राज्यपाल को अपने कामों में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है। अगला प्रश्न डीपीएसपी से आया था। तो देखिए डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी का सिद्धांत जो है भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है।
डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये सिद्धांत सरकार को कानून बनाते समय ध्यान में रखने होते हैं। इन सिद्धांतों का मकसद लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाना और भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना है। ये सिद्धांत मौलिक अधिकारों के पूरक होते हैं। मौलिक अधिकार कानूनी रूप से लागू होते हैं, जबकि डीपीएसपी राज्य के लिए नैतिक और सामाजिक दिशा तय करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम कब होती है या सबसे कम कब घुलती है? तो 3 कारकों पर निर्भर करता है, तापमान, दबाव और पानी की गहराई। ठीक है, देखिए तापमान, गर्म पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। दबाव अगर ज्यादा है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। पानी की गहराई, जैसे जैसे हम नीचे पानी में जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है पोंगल से संबंधित था, पोंगल कहाँ मनाया जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन शायद था, कमेंट करके बताइएगा। चलिए पूरी बात आपको बता देते हैं। देखिए पोंगल जो त्यौहार जो तमिलनाडु में मनाया जाता है, 4 दिनों तक त्यौहार चलता है। पहला दिन जो होता है उसको भोगी पोंगल कहते हैं, दूसरा दिन सूर्य पोंगल, तीसरा दिन मट्टू पोंगल और चौथे दिन को कन्नम पोंगल कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से किस पुस्तक का संबंध संभाजी महाराज से है? अगर ऑप्शन में बुद्ध भूषणम था तो टिक करना था आपको जो है। ठीक है, वैसे संभाजी महाराज की इसके अलावा बुद्ध भूषणम के अलावा 3 पुस्तकें और हैं, नायिका भेद है, 7 शतक है, नखशिखा है। ठीक है, जो कि हिंदुस्तानी भाषा में लिखी गई है और बुद्ध भूषणम इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है जो कि राजनीतिक कविता है। ठीक है, शायद ऑप्शन में यही था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मकर बिलक्कू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? जिसका जो राइट आंसर है वो है केरल। ठीक है, ये मकर संक्रांति के दिन शबरीमाला जो मंदिर है वहां पर आयोजित किया जाता है। वहां पर ज्योति जलाई जाती है जिसको मकर ज्योति कहते हैं। उसको देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ शबरीमाला मंदिर में इकट्ठी होती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो ऑप्शन में आपके नर्मदा नदी था, इसलिए नर्मदा इसका राइट आंसर है। लेकिन नर्मदा नदी जो है ना मध्य भारत से निकलकर अरब सागर में गिरती है। ठीक है, पश्चिम से बहने वाली जितनी भी नदियां हैं ना, चाहे वो नर्मदा हो, तापी हो, साबरमती हो, ये सब जो है ना डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये सब बनाती हैं ज्वार नद मुख। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि कोविड-19 किस तरह की बीमारी है? कोविड-19 जो है ना ये वायरस जनित बीमारी है। ठीक है, SARS-CoV-2 भी कहा जाता है, कोरोना वायरस भी कहते हैं इसको जो है। ये वायरस जनित बीमारी है। इसमें गंभीर श्वसन संबंधी बीमारी हो सकती है जिसमें डेथ भी शामिल है। ठीक है, उपाय क्या है? टीका सबसे बढ़िया उपाय है। ठीक है, और संक्रमण अगर उच्च हो जाता है तो मास्क पहनना, 6 फीट की दूरी बनाए रखना, बार बार हाथों को धोना, बीमार लोगों से दूर रहना, ये सब इसकी सुरक्षा के उपाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1836 में गवर्नर जनरल कौन था? तो 1836 में लॉर्ड आर्कनेल्ड ये भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, 1836 से लेकर 1842 तक इन्होंने भारत में सेवा की। इन्हीं के कार्यकाल में आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया था। इन्हें भारत में वाणिज्यिक उद्योग के विस्तार के लिए जाना जाता है। कुछ और अगर बात कर लें, लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगर बात करें, 1828 से 1835 तक के थे जो है। इन्होंने सती और अन्य क्रूर संस्कारों को खत्म किया। इन्होंने ठगी पर रोक लगाई। 1837 का चार्टर एक्ट जो था इन्हीं कार्यकाल में पारित हुआ था। ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ की अगर बात करें तो 1835 1836 तक थे। इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता है इन्होंने प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटाया था। लॉर्ड हेस्टिंग की अगर बात करें 1813 से 1823 तक था। ठीक है, इसने भारत में सर्वोपरिता की नीति शुरू की। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय महिला सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप, ठीक है, का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो 1992 मणिपुर में आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर है 1992 में मणिपुर में पहला संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है, छठ पूजा कितने दिन तक मनाया जाता है? समय नजदीक आ रहा है। ठीक है, छठ पूजा कितने दिन तक मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 दिन। ठीक है, मेरे जो भाई यूपी बिहार के हैं उनके लिए तो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है। हाँ, ये तो हमारा पर्व है। छठ पूजा कितने दिन तक मनाया जाता है भैया? 4 दिन तक मनाया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार है। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन एक बनता ये है कि छठ पूजा की शुरुआत कब होती है? तो छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होती है। ठीक है, छठ पूजा के 4 दिनों में हर दिन अलग अलग तरह से व्रत किया जाता है। अब 4 दिन में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहला दिन जो होता है ना उसको बोलते हैं नहाए खाए। ठीक है, मतलब इस दिन व्रत रखने वाले लोग सिर्फ एक बार भोजन करते हैं। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है।
इस दिन व्रती शाम को गुड़ की खीर बनाकर भोग लगाती हैं। तीसरे दिन को तीसरे दिन संध्या अर्घ होता है। इस दिन अस्त होते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ठीक है। और चौथा दिन जो होता है, इस दिन उषा अर्घ मतलब सुबह के समय उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ठीक है। तो छठ पूजा जो है लोक आस्था का एक महापर्व है। यह त्योहार बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि जगहों पर मनाया जाता है। मूलतः ये त्योहार जो है बिहार का है, लेकिन यहाँ से इन जगहों पे ये त्योहार फैला है। ठीक है। चलिए, इतनी सारी बातें हो गई। आपका क्या विचार है, क्या कमेंट है? ठीक है, जरूर से लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न की बात करते हैं मनरेगा की। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है मनरेगा। मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 को। ठीक है। मनरेगा का मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है। 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत हुई थी और पहले चरण में देश के 200 सबसे ज्यादा पिछड़े जिलों में इसको लागू किया गया था। इसके बाद साल 2007-8 में इसे 130 और जिलों में शामिल किया गया। लास्ट में 1 अप्रैल 2008 को इसे पूरे देश के 593 जिलों में लागू कर दिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न की अगर बात की जाए, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 10 फरवरी 2021 इसका राइट आंसर है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने की थी। इसकी स्थापना 10 फरवरी 1921 को बसंत पंचमी के दिन वाराणसी के भदैनी में हुई थी और पहली ईंट इस महाविद्यालय, इस यूनिवर्सिटी की, इस विश्वविद्यालय की जो पहली ईंट है वो महात्मा गांधी ने रखी थी। ठीक है। पहले इसका नाम काशी विद्यापीठ था, बाद में इसके नाम में महात्मा शब्द जोड़ा गया तो हो गया महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। ठीक है। इस विद्यापीठ की स्थापना में डॉक्टर भगवान दास की अहम भूमिका रही। वह इसके पहले आचार्य मतलब कुलपति बने। अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पहले कुलपति कौन थे, तो डॉक्टर भगवान दास। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए किस बादशाह के पास अनुमति मांगने गई थी, किस सम्राट के पास अनुमति मांगने गई थी? तो इसका राइट आंसर है जहांगीर। ठीक है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई जो है तो व्यापार करने के लिए उसने अनुमति किससे मांगी थी? जहांगीर से अनुमति मांगी थी, मुगल सम्राट जहांगीर से। जहांगीर ने 1613 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को एक फरमान जारी किया था। इस फरमान के तहत अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्ड के अधीन एक व्यापारिक चौकी मतलब कारखाना खोलने की अनुमति दी गई थी। और उसके बाद क्या हुआ ये तो आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी? इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। ठीक है। पहला महिला क्रिकेट विश्व कप साल 1973 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। यह टूर्नामेंट 20 जून से 28 जुलाई 1973 के बीच खेला गया। इस टूर्नामेंट में 4 टीमें शामिल थी। कौन कौन सी? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जमैका। इंग्लैंड में सभी मैच जीत करके चैंपियन बना था और उप विजेता आपका ऑस्ट्रेलिया रहा था 2 मैच जीत करके। अगला प्रश्न मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य के ऊपर क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं और बनते रहेंगे मेरे भाई, इसलिए इसको अच्छे से रट डालिए। ठीक है। देखिए, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। ठीक है। इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नागरिक नैतिक रूप से बाध्य है। मौलिक कर्तव्यों को कानून के जरिए लागू नहीं किया जा सकता। मौलिक कर्तव्य को सरकार ने साल 1976 में गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान में जोड़ा था। शुरुआत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 2002 में 86वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा 11 हो गया इसकी संख्या। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न प्रार्थना समाज से पूछा गया। ठीक है। देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 को की थी। ठीक है। अगला प्रश्न दर्शना झाबेरी को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? झाबेरी बहनों, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, झाबेरी बहनों का संबंध कृष्ण नृत्य से ही क्वेश्चन बनता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो मणिपुरी ध्यान रखिएगा। झाबेरी बहनों में एक बहन का नाम है दर्शना झाबेरी। तो दर्शना झाबेरी को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था ये पूछा गया आपसे। 2002 इसका राइट आंसर है। दर्शना झाबेरी को 1996 में भारत के राष्ट्रीय नृत्य संगीत और नाटक अकादमी द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था 1996 में, और 2002 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है। दर्शना झाबेरी
वर्ष 1972 में मणिपुरी नृत्यालय के संस्थापकों में से एक अगर पूछा जाए कि मणिपुरी नृत्यालय की स्थापना किसने की है, तो दर्शना झावेरी ने 1972 में की थी। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर है वो है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से जुड़े विस्तृत प्रावधान हैं। ये प्रावधान संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और परिधि को परिभाषित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, भाग 20 अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न पूछा गया कि शिवसेना शिंदे गुट का अध्यक्ष कौन है, तो एकनाथ शिंदे इसका राइट आंसर है। झूम खेती को किस राज्य में दहिया के नाम से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश का राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में इसको दहिया या बेवार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है, तो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो लक्षद्वीप की जो जनसंख्या थी 64,429 मात्र थी। ठीक है, यह आबादी भारत की कुल आबादी का 0.01% है। लक्षद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप में साक्षरता दर सबसे ज्यादा साल 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे 92.28% थी। लक्षद्वीप में पुरुषों की साक्षरता दर 96.11% है। ठीक है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अगर बात करें तो सिक्किम है। सिक्किम की आबादी 6,10,577 थी 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाए तो है अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन है, अ सुटेबल बॉय की रचना है, विक्रम सेठ इसका राइट आंसर है। लक्ष्मू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, पंडित लक्ष्मू महाराज का संबंध कथक से है। आपका संबंध लखनऊ घराने से है। इन्हें कथक में लास्य भाव का सम्राट कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस अनुच्छेद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन निर्धारित किया जाता है, तो अनुच्छेद 125 इसका राइट आंसर है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन का भुगतान किया जाएगा जो द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट है, ये अनुच्छेद 125 कहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ब्लॉसम शावर की घटना किस प्रदेश में होती है, तो केरल आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, लेकिन इसका राइट आंसर है ब्लॉसम शावर की घटना केरल और कर्नाटक में होती है। ब्लॉसम शावर एक प्राकृतिक घटना है जो बसंत ऋतु के दौरान होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गौर मारिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, यह नृत्य राज्य के आदिवासी समुदायों खासतौर पे गोंड जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है, गौर मारिया। अगला प्रश्न अनुच्छेद 129 से था। अनुच्छेद 129 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होने का अधिकार है उसको। ठीक है, ये अनुच्छेद 129 कहता है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय को अपने अधिकार की अवमानना के लिए दंड देने की प्रक्रिया का भी प्रावधान है इसके अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, महात्मा गांधी इसका राइट आंसर है। मौखरी वंश से क्वेश्चन आया था कि मौखरी वंश का संबंध किससे है। मौखरी वंश का संबंध कन्नौज साम्राज्य के शासक घराने से था। ठीक है, मौखरी वंश के शासक पहले गुप्तों के जागीरदार थे। मौखरी वंश के शासकों ने 6वीं शताब्दी के मध्य में अपनी आजादी हासिल की थी। मौखरी वंश के जो शासक थे इन्होंने उत्तर प्रदेश और मगध के ज्यादातर हिस्सों पर शासन किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाजीपुर। ठीक है, किस मुख्यमंत्री को 2023 में कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया था, तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुदापेस्ट में 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.17 मीटर भाला फेंक करके स्वर्ण पदक हासिल किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किशोरी अमोनकर का संबंध किस राज्य से है, तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। किशोरी अमोनकर एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थी, वह जयपुर घराने से इनका जुड़ाव था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि अंडा, पालक, चावल और मसूर में सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है। ठीक है, देखिए वैसे प्रोटीन तो सबसे ज्यादा अंडा और मसूर दोनों आंसर आपका सही है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन शायद ऑप्शन में आपके मसूर दिया हुआ था तो मसूर इसका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि दालों में प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ अंडा भी दिया हुआ तो अंडा और मसूर दोनों में ही प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है,
तो ऑप्शन में जो रहेगा उसको आप टिक करेंगे। शायद ऑप्शन में आपके मशहूर दिया हुआ था, इसलिए मशहूर इसका राइट आंसर है। ठीक है, यक्षगान का संबंध किस राज्य से? यक्षगान जो लोक नृत्य है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक है। आपने बिल्कुल इसका राइट आंसर किया होगा, क्योंकि रटा रटा क्वेश्चन है। देखिए, यक्षगान कर्नाटक का एक लोक नृत्य है, और जो अगर महत्वपूर्ण बात इसके बारे में बताएं आपको, जो है इसको बयालतम के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है, यक्षगान को बयालतम के नाम से भी जाना जाता है। केरल का जो कथकली होता है ना, जैसे केरल में कथकली, कथकली का मतलब क्या होता है? कथा कहना। अक्सर कथकली के बारे में पूछा जाता है, कथकली कथकली क्यों कहते हैं? कथकली का मतलब क्या होता है? कथा कहना। ठीक है, तो जैसे केरल का कथकली है ना, वैसे ही कर्नाटक का यक्षगान है। ठीक, यक्षगान को आमतौर पर संध्या काल से सुबह तक प्रस्तुत किया जाता है, मतलब रात भर एक चलने वाला कार्यक्रम होता है। खुली आसमान के नीचे थिएटरों में ढोल की थाप पर कलाकार नाचते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो परंपरागत रूप से जो है सारी की सारी भूमिकाएं यक्षगान में पुरुष ही निभाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बर्मिंघम इंग्लैंड इसका राइट आंसर है। ठीक है, 28 जुलाई 2022 से लेकर के 8 अगस्त 2022 तक इसका आयोजन किया गया था। देखिए, जो ये टूर्नामेंट है ना, मतलब जो राष्ट्रमंडल खेल है, कॉमनवेल्थ गेम जो है, ये 4 साल के अंतराल पर होते हैं। ठीक है, तो 2022 में जो मेजबानी मिली थी वो इंग्लैंड को, बर्मिंघम इंग्लैंड को मिली थी। आपसे शुभंकर भी पूछा जाता है, तो पेरी, ठीक है, पेरी जो है ये बर्मिंघम का क्या था? आधिकारिक शुभंकर था पेरी। ठीक है, अच्छा, वो पदक की अगर बात करें, भारतीय एथलीटों ने क्या किया? तो भारतीय एथलीटों ने कुल 61 पदक जीते इस खेल में, जिसमें से 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले उड़ीसा के पहले ओडिसी नर्तक कौन है? ठीक है, देखिए, बार बार केलुचरण महापात्र से क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है, और इसके पहले जो भी मैंने एनालिसिस कराया था उसमें मैं बार बार इस चीज को बता रहा था कि चीज भैया पूछा जाता है, और आज पूछ ही लिया कि उड़ीसा से जो है उस ओडिसी नर्तक का नाम बताइए, पहले ओडिसी नर्तक का नाम बताइए जिसको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो है केलुचरण महापात्र। आपको जो है 2000 में, ठीक है, कब? सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 20वीं सदी में ओडिसी नृत्य को लोकप्रिय बनाने और पुनर्जीवित करने में अहम भूमिका निभाई थी केलुचरण महापात्र ने। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1974 में पद्मश्री पुरस्कार और 1988 में पद्म भूषण जैसे पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी में किस फसल का उल्लेख नहीं मिलता है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, तो तंबाकू इसका राइट आंसर होगा। देखिए, वैसे आईने अकबरी जो है ना, आईने अकबरी में किसी खास फसल का विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना, इस किताब में जो फसलें हैं उनकी पैदावार कितनी है, उसकी कीमत कितनी है, मजदूरी कितनी है, मतलब राजस्व से जुड़े जो सांख्यिकी आंकड़े हैं ना, विवरण है, वो आईने अकबरी में है। ठीक है, किसी विशेष खास फसल के बारे में इसमें उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, अकबर के शासनकाल में कृषि भूमि को 4 भागों में बांटा गया था, पोलज, परती, चाचर और बंजर। ठीक है, आईने अकबरी जो है ये अबुल फजल के लंबे दस्तावेज अकबरनामा मतलब अकबर का लेखा जोखा का अंतिम भाग है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप का पहला साम्राज्य कौन सा था? इसका जो राइट आंसर है वो है मौर्य साम्राज्य। भारतीय उपमहाद्वीप का पहला साम्राज्य कौन सा था? मौर्य साम्राज्य। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। यह साम्राज्य करीब 321 से 185 ईसा पूर्व तक चला। मौर्य साम्राज्य का जो केंद्र था ना, वो पाटलिपुत्र, जिसको वर्तमान समय में पटना कहते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य के सहयोग से नंदवंश को खत्म किया था। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने लगभग 297 ईसा पूर्व में सिंहासन संभाला था। अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे सबसे महान सम्राट थे। उन्होंने बड़े पत्थर के स्तंभों पर शिलालेख जारी किए थे। मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद शुंग साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अभी पिछले दिनों एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर है हुगली नदी। ठीक है, फोर्ट विलियम पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बना हुआ है। यह किला इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर बनाया गया था। इसका निर्माण अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1696 में करवाया था।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक ये राज्य विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद इसमें हैं। ठीक है, संविधान का जो भाग 6 है, अध्याय 3 है, ये राज्य विधानमंडल से संबंधित है। इसमें राज्य विधानमंडल और कार्यपालिका शामिल है। ठीक, अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य की योजना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के मौके पर इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मकसद छत्तीसगढ़ में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंडित रविशंकर को कितनी बार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 4 इसका राइट आंसर है, 4 बार। ठीक है, पंडित रविशंकर को 4 बार ग्रैमी का अवार्ड मिल चुका है। कब कब? साल 1968 में बेस्ट मीट्स ईस्ट एल्बम के लिए बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी मिला था। साल 1973 में द कंसर्ट फॉर बांग्लादेश के लिए मिला था। साल 2001 में फुल सर्कल कार्नेगी हॉल 2000 के लिए मिला था। अपने निधन के 2 महीने बाद द लिविंग रूम सेंसन्स पार्ट 1 के लिए भी आपको ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया था। ये 4 में जो आपको बताया मैंने ना, चारों को नाम के साथ और साल के साथ वर्षों के साथ आपको याद में रखना है, क्योंकि ये अलग अलग भी इनसे क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा 2013 में जो है पंडित रविशंकर को ग्रैमी की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक, ये सारी बातें आपको बता दी मैंने। जो है जो एक्स्ट्रा फैक्ट महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता रहा हूं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बैडमिंटन में लव शब्द का क्या अर्थ है। लव शब्द का अर्थ ये है कि खिलाड़ी ने कोई भी पॉइंट अर्जित नहीं किया, उसका पॉइंट क्या है? 0 है, मतलब 0 अंक या कोई स्कोर नहीं। बैडमिंटन के अलावा टेनिस है, टेबल टेनिस जैसे खेलों में भी 0 अंक के लिए लव शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न साइंस से पूछा गया कि C2H6 का आईपीएसी नेम किसको बोलते हैं? ईथेन। ईथेन क्या है? एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक रासायनिक यौगिक है। मानक तापमान और दबाव पर यह एक रंगहीन गंधहीन गैस होती है। अगला प्रश्न है कि ऑन माई बॉडी माई माइंड माई सेल्फ किसकी आत्मकथा है? मोनिका सेलेस इसका राइट आंसर है। मोनिका सेलेस की ऑटोबायोग्राफी है गेटिंग अ ग्रिप ऑन माई गेम माई बॉडी माई माइंड माई सेल्फ। ठीक है, पुस्तक का पूरा नाम है। मोनिका सेलेस का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पापुआ न्यू गिनी के अलावा किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुरस्कार प्रदान किया? तो फिजी इसका राइट आंसर है। वैसे पुरस्कार तो प्रधानमंत्री मोदी को बहुत सारे मुस्लिम देशों ने भी दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे देशों ने पुरस्कार दिया है, लेकिन ये पापुआ न्यू गिनी जब आप गए थे तो वहां पे पापुआ न्यू गिनी और फिजी ने दोनों दिया था, तो फिजी आपका ऑप्शन में था, जिसका राइट आंसर फिजी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि पुराना किला का निर्माण किसने करवाया? तो शेरशाह सूरी इसका राइट आंसर है। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण अफगानी शासक शेरशाह सूरी ने करवाया था। पुराने किले का निर्माण 1533 से 1538 के बीच महमूद गजनवी के आक्रमणों के बाद करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की किस परत को निफे कहा जाता है? कोर को निफे कहा जाता है। ये पृथ्वी की सबसे भीतरी परत होती है, सबसे भीतरी परत को ही निफे कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्रोड कहते हैं। पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है। यह परत मुख्य रूप से निकल और लोहे से बनी होती है। तो निकल और लोहे का जो शब्द है ना, इसका जो पहला अक्षर है उसी को मिला के मतलब NIFE, ठीक है, इसी को मिलाकर निफे बोल दिया गया है, निफे बना दिया गया है। ठीक है, यह पृथ्वी की सतह से 2900 किलोमीटर से लेकर 6400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। इस परत में गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा होता है। केंद्रीय कोर में बहुत ज्यादा तापमान होता है, बहुत ज्यादा दबाव होता है। यही कारण है कि पृथ्वी के चुंबकत्व का मुख्य कारण यही परत होती है। इस परत में चुंबकत्व बहुत ज्यादा होता है, मैग्नेटिज्म पावर बहुत ज्यादा होती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में खनिज नीति की शुरुआत कब हुई थी? 1993 इसका राइट आंसर है। प्रथम राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 में केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई थी, जिसे खनन क्षेत्र के उदारीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? मैरी कॉम इसका राइट आंसर है। अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम की आत्मकथा है। ठीक है, मैरी कॉम इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के लिए बनी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो राइट आंसर है वो है JB कृपलानी।
ठीक है, JB कृपलानी। देखिए, मौलिक अधिकारों के लिए बनी संविधान सभा की जो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, वहीं जो मौलिक अधिकार की उप समिति थी जो है उसके अध्यक्ष जो थे वो JB कृपलानी थी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। वह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री थे। भारत के उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया था? तो ये है बांग्लादेश। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका? बांग्लादेश। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। यह शतक उन्होंने 16 मार्च 2012 को एशिया कप के मैच में मीरपुर के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में लगाया था। ठीक है, यह बांग्लादेश के खिलाफ उनका पहला वनडे शतक था। इस मैच में उन्होंने 147 गेंदों पर 114 रन बनाए थे। ठीक है, सचिन तेंदुलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले पहले और एकमात्र बल्लेबाज हैं। सचिन को मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पे बात एक और आई, ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाला एकमात्र खिलाड़ी। ठीक है, ये प्रश्न बनता भाई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। तो है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जिन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न पाने वाले वे एकमात्र खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है कि मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पिछले दिनों आया था। तो AR रहमान इसका राइट आंसर है। ठीक है, प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार, गायक और गीतकार AR रहमान को मद्रास का मोजार्ट कहा जाता है। टाइम्स पत्रिका ने उन्हें यह उपाधि दी थी। फिल्म इस्लम डॉग मिलेनियम में उनके संगीत के लिए उन्हें 2 ऑस्कर पुरस्कार, 2 ग्रैमी पुरस्कार, 1 बाफ्टा पुरस्कार और 1 गोल्डन ग्लोब मिला था। ठीक है, यह गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि बैलाटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि देवेंद्र फडणवीस किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। ठीक है। कोणार्क नृत्य महोत्सव कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है दिसंबर में मनाया जाता है। कोणार्क नृत्य महोत्सव हर साल 1 से 5 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाता है। ये उड़ीसा के कोणार्क में सूर्य मंदिर के सामने आयोजित होने वाला 5 दिवसीय नृत्य महोत्सव है। इस महोत्सव की शुरुआत पद्मश्री गुरु गंगाधर प्रधान ने किया था। ठीक है, अच्छा, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको 1984 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है, घोषित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह से संबंधित क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखिए, जो बारदोली सत्याग्रह है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ था। ठीक है, यह एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। क्यों हुआ था ये? उस समय जो प्रांतीय सरकार थी ना, उसने किसानों के लगान में 22% की वृद्धि कर दी थी, जिसकी वजह से ये आंदोलन, किसानों का ये आंदोलन हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात की जाए, साइंस का प्रश्न है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट बराबर होते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लेटराइट मिट्टी में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? लेटराइट मिट्टी में सबसे ज्यादा आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि हाथी गुम्फा शिलालेख कहाँ पर स्थित है? तो हाथी गुम्फा जो शिलालेख है भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, देखिए, भुवनेश्वर से 3 मील दूर उदयगिरी नाम की एक पहाड़ी है जिसके गुफा में शिलालेख उपलब्ध हुआ है, जिसे कि हाथी गुम्फा शिलालेख से के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि देवेंद्र झाझरिया का संबंध किस खेल से है? देवेंद्र झाझरिया का संबंध भाला फेंक से है। ठीक है, देवेंद्र झाझरिया जो है एक भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। ठीक है, और महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में जो है उसको जान लीजिए। वे पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2004 और 2016 के पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। वह टोक्यो 2020 पैरालंपिक में रजत पदक जीतकर भारत के सबसे सम्मानित पैरालंपिक खिलाड़ी बन गए। वह राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले पहले पैरा एथलीट हैं। ठीक है, और पद्मश्री से सम्मानित होने वाले एकमात्र पैरा एथलीट हैं।
वह लगातार 3 पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाले एकमात्र पैरा एथलीट हैं। वह साल 2024 में भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष भी चुने गए। तो ये सारे फैक्ट जो बता रहा हूँ ना मेरे भाई, ये सब महत्वपूर्ण हैं, पूछे जाएंगे, इनको ध्यान में रखिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, ओस अमन बोरो किस फसल की किस्में है? तो चावल इसका राइट आंसर है। ठीक है। ओस अमन बोरो ये चावल की 3 किस्में हैं। देखिए, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में एक साल में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल को धान का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। अब साल में 3-3 बार जब चावल की फसल आप पैदा करेंगे तो भाई तो होगा ही ना। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर है। ठीक है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इसको NULM कहते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। इसे आवास और शहरी गरीब उन्मूलन मंत्रालय ने शुरू किया था। इस मिशन को शुरू करने से पहले ये क्या था? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, मतलब SJSRY था। ठीक है। पूछा जा सकता है कि इसका नाम पहले क्या था। अगला प्रश्न पूछा गया कि बुद्धदेव दास गुप्ता का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सरोद। ठीक है। बुद्धदेव दास गुप्ता को वर्ष 2012 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये तथ्य भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? रिपीटेड क्वेश्चन है। 1885 में। कहाँ हुआ था मेरे भैया? मुंबई में हुआ था, बंबई में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सी कला यूनानियों के द्वारा विकसित किया गया है? तो गांधार कला। गांधार कला बौद्ध धर्म से जुड़ी एक धार्मिक मूर्ति कला शैली है। यह यूनानी, रोमन, बौद्ध या हिंदू यूनानी कला के नाम से भी जानी जाती है। तो गांधार कला इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न पुरंदर संधि से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। इसमें शायद ही पूछा गया था पुरंदर संधि के कारण या पुरंदर संधि की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को कितने किले सौंपे थे? तो 23 किले सौंपे थे। पुरंदर की संधि के तहत मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को 23 किले दिए थे। 12 अपने पास रखे थे, 23 उनको दिए थे संधि के शर्त। ठीक है। वैसे देखिए, बता दें आपको, जो है पुरंदर संधि 2 बार हुई थी। एक तो जो है 11 जून 1665 को हुई थी, जिसकी चर्चा हम ऊपर के प्रश्न में भी किए हैं आंसर के बारे में। ठीक है। 11 जून 1665 को जो संधि हुई थी, पुरंदर की संधि, वो मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जयसिंह प्रथम के बीच में हुआ था। ठीक है। इसी संधि के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज को जो है 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े थे। ठीक है। 23 किले ही नहीं सौंपने पड़े थे, और भी इसकी शर्तें थी जो है। ठीक है। 5000 सैनिकों के साथ उनके मुगलों के पक्ष में लड़ना भी था। ठीक है। अपने बेटे संभाजी को उनके पक्ष में लड़ने के लिए भेजा भी था बहुत। ठीक है। बहुत वैसी शर्तें इसकी थी जो है। ठीक है। चलिए, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे ज्यादा जो है। और दूसरी जो पुरंदर की संधि हुई थी वो 1 मार्च 1776 को हुआ था। ये मराठा लोगों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। ठीक है। तो फिलहाल इतना जानना आपके लिए पर्याप्त है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनसैट का फुल फॉर्म क्या है? इनसैट का मतलब होता है मेरे भाई इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी जल संधि के बारे में प्रश्न पूछा गया था। देखिए, सिंधु जल संधि जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के जल के वितरण के लिए हुई एक संधि है। ठीक है। इस पर 19 सितंबर 1960 को कराची में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता पर यह संधि हुई थी। संधि क्या थी ये? इस संधि के तहत भारत को सिंधु नदी प्रणाली के 3 पूर्वी नदियों, कौन कौन सी, रावी, सतलज और ब्यास पर नियंत्रण दिया गया, और पाकिस्तान को जो है 3 पश्चिमी नदियों, झेलम, चिनाब और सिंधु पर नियंत्रण मिला। भारत को सिंधु नदी प्रणाली का 20% पानी मिला। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सितारा देवी के संबंध किस नृत्य से है? सितारा देवी के संबंध कथक नृत्य से है। ठीक है। आप जो है एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना, गायिका और अभिनेत्री थी।
सितारा देवी को कथक क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें नृत्य सामग्री भी कहा था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सितारा देवी को किस नाम से संबोधित किया था? तो नृत्य साम्राज्ञी। ठीक है, वैसे इनका असली नाम जो है वो धनलक्ष्मी है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि सत्यशोधक समाज की स्थापना से संबंधित था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में की थी। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो खेलो इंडिया पैरा यूथ गेम 2023 का मस्कट क्या था? उज्ज्वला। उज्ज्वला इसका मस्कट था। उज्ज्वला एक छोटी गौरैया है। ठीक है, उज्ज्वला क्या था? एक छोटी गौरैया है। ठीक है, इसको खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 का शुभंकर बनाया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि विदेशों से जो धन प्राप्त होता है, विदेशों से जो अनुदान प्राप्त होता है, उसको किस श्रेणी में रखा जाता है? तो उसको विदेशी सहायता की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो देखिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में किया था। अभी फोर्ट विलियम से क्वेश्चन कल आया था। देखिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है कि चीनी का कारमेल सिरप में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो कारमेलाइजेशन। ठीक है, अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि कारमेलाइजेशन क्या है? ये कारमेलाइजेशन को अगर सरल शब्दों में बताऊं तो यह वह प्रक्रिया है जो साधारण शर्करा को सुनहरे, समृद्ध और स्वादिष्ट पदार्थ में बदल देती है। ये होता कब है? यह तब होता है जब चीनी के अणु गर्मी के संपर्क में आते हैं। अगले प्रश्न की बात की जाए तो बिशु त्योहार के से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, बिशु त्योहार जो है केरल, कर्नाटक के कुछ हिस्सों और माहे में मनाया जाता है। ठीक है, यह मलयालम कैलेंडर के मुताबिक मेदम महीने के पहले दिन मनाया जाता है। यह त्योहार आमतौर पर अप्रैल के मध्य में आता है। इसे मलयाली नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसे फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न साइंस से है कि कोशिका में पोषक तत्वों का परिवहन किस माध्यम से होता है? कोशिका में पोषक तत्वों, देखिए कोशिका है, शरीर नहीं है। कोशिका में पोषक तत्वों का परिवहन जो है ना, आंतरिक प्रोटीन द्वारा संचालित होता है। ठीक है, विभिन्न आंतरिक प्रोटीन जो होते हैं ना, उनके द्वारा कोशिका में पोषक तत्वों का परिवहन होता है। वहीं शरीर की अगर बात करें तो शरीर में पोषक तत्वों का परिवहन रक्त के जरिए होता है। रक्त में विटामिन है, खनिज, शर्करा, वसा, प्रोटीन जैसे पोषक तत्व होते हैं, तो रक्त के माध्यम से शरीर में जाते हैं। ठीक है, और शरीर में जब जाते हैं, शरीर के माध्यम से फिर कोशिका में जाएंगे, तो कोशिका में इनका जो संचरण होता है वो प्रोटीन के माध्यम से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि कोहरे में कैद रंग पुस्तक किसकी रचना है? कोहरे में कैद रंग जो है एक गोविंद मित्रा, साहित्यकार गोविंद मित्र द्वारा रचित उपन्यास है, जिसके लिए उन्हें 2008 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एसिटिलीन में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो एसिटिलीन में कार्बन का प्रतिशत 92.24% होता है और एसिटिलीन में हाइड्रोजन का परसेंट होता है 7.76% होता है। एसिटिलीन क्या है? एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H2 होता है। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो 2021 में पंथी नृत्य के लिए किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर राधेश्याम बारले। ठीक है, डॉक्टर राधेश्याम बारले। डॉक्टर राधेश्याम बारले छत्तीसगढ़ के जाने माने पंथी नर्तक और कलाकार हैं। उन्होंने पंथी नृत्य के जरिए बाबा गुरु घासीदास के संदेशों को बढ़ावा दिया। ठीक है, रघुबर दास किस राज्य के राज्यपाल हैं? राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन लगातार आ रहा है। ठीक है, अगर आप शिफ्टों में ध्यान दे रहे होंगे, अब तक जितने भी शिफ्टें हुई अगर ध्यान दीजिए तो राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन है, उप मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, इससे संबंधित क्वेश्चन लगभग हमेशा आ रहा है। ठीक है, तो रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल हैं वर्तमान समय में। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, मतलब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है कि संसद सदस्यता की योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में, मतलब संसद का सदस्य अगर आपको बनना है तो उसके लिए जो योग्यता होती है उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्य बनने के लिए जरूरी योग्यताओं का उल्लेख है। आइए थोड़ा सा बात हो रही है तो जो योग्यताएं हैं उनके ऊपर भी निगाह डाल लेते हैं। देखिए, संसद का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अगर आपको राज्यसभा में जाना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए।
ठीक है। संसद का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को संविधान की तीसरी अनुसूची में बताए गए प्रपत्र के मुताबिक चुनाव आयोग से अधिकृत व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होती है। संसद के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति के पास संसद द्वारा बनाए गए कानून के मुताबिक कुछ और योग्यताएं भी होनी चाहिए। ठीक है। संसद के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ या पद धारण नहीं करना चाहिए। संसद का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति का मानसिक संतुलन सही होना चाहिए, मतलब पागल या दिवालिया ना हो वो। संसद का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को अनुमोदित दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है। संसद के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को नैतिक अक्षमता से जुड़े किसी भी आपराधिक अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया होना चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ जो है क्या थी, योग्यताएं हैं जो आपके अंदर अगर हैं तो आप लोकसभा या राज्यसभा में जा सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया, उपन्यास देवदास के लेखक का नाम। अभी पिछले दिनों देवदास फिल्म से ऊपर संबंधित क्वेश्चन आया था, तो जब वहां पे पूरा सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, करेक्टर, ठीक है, लेखक, सब कुछ बताया था। आज जो है देवदास से संबंधित लेखक का नाम पूछा गया है। तो देवदास जो है बंगला के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का एक उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मुस्लिमों का शोक पर्व कौन सा है, इस टाइप से क्वेश्चन था। तो मुहर्रम इसका राइट आंसर है। मुस्लिमों का शोक पर्व मुहर्रम है। यह इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने में आता है। इस दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन की शहादत की याद में शोक मनाया जाता है। मुहर्रम के दिन शिया समुदाय के लोग मातम मनाते हैं, जबकि सुन्नी ताजिया पुरसी करते हैं। मुहर्रम के 10वें दिन को आशुरा के नाम से जाना जाता है। इस दिन शिया समुदाय के लोग खुद को तकलीफ देकर इमाम हुसैन की याद में मातम मनाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि पेंडा स्थानांतरण खेती कहाँ पर होती है। स्लेश एंड बर्न खेती या स्थानांतरण खेती के ऊपर भी क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं। ठीक है। तो पेंडा स्थानांतरण खेती आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। देखिए, पेंडा स्थानांतरण खेती या झूम खेती भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है। यह खेती असम, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्यों में की जाती है। अच्छा, श्रीलंका की अगर बात करें, विदेशों की अगर बात करें, श्रीलंका में से चेना कहते हैं। लेसन बर्न को श्रीलंका में चेना कहा जाता है। इंडोनेशिया और मलेशिया में लदांग कहते हैं। मध्य अमेरिका में मिल्पा कहते हैं। अफ्रीका में इसे चिटेमिन या ताबी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक में स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है। तो 50 मीटर इसका राइट आंसर है। तो बात हो गई लंबाई की। अगर चौड़ाई की बात कर लें तो चौड़ाई होती है 25 मीटर। अगर आपसे लेन पूछा जाए कि ओलंपिक में स्विमिंग पूल में लेन कितने होते हैं, तो 8 लेन होते हैं। लेन की चौड़ाई भी आपसे पूछा जाता है, तो 2.5 मीटर चौड़ाई होती है। ठीक है। लेन 1 और 8 के बाहर, लेन 1 और 8 के बाहर 2.5 मीटर चौड़ी 2 जगहें होती हैं। पूल के अंदर अगर पानी की गहराई आपसे पूछी जाए तो 3.5 फीट से शुरू होकर के 13 फीट तक जाता है। ठीक है। ओलंपिक खेलों में तैराकी में 4 स्ट्रोक स्पर्धाएं होती हैं, बेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक और फ्रंट कॉल। ठीक। अगला प्रश्न है कि 1905 में भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर है। लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन किया था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है। अगला प्रश्न है, लकड़वाला समिति ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत कितना बताया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 36%। ठीक है। पहले 16% था, लेकिन लकड़वाला समिति के गणना के मुताबिक ये कितना हो गया, 36.3% हो गया। ठीक है। अच्छा, अब यहीं पे गरीबी रेखा की अगर बात आई है तो तेंदुलकर समिति भी बनी थी। तेंदुलकर समिति के मुताबिक 2011-12 में भारत में 22% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि गीता चंद्रन का संबंध किस डांस से है, किस नृत्य से है। तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर है। पल्लव वंश से क्वेश्चन लगातार बन रहा है। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। 6वीं शताब्दी में इसने शासन किया। ठीक है। पल्लव वंश के जो प्रमुख शासक हैं वो हैं महेंद्र बर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन द्वितीय। पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित वर्मन। वह चोलों के साथ युद्ध में मारा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौशितकी उपनिषद का संबंध किस वेद से है। इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। कौशितकी उपनिषद ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। यह ऋग्वेद के कौशितकी ब्राह्मण का हिस्सा है। कौशितकी उपनिषद को कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न है कि भारत की पहली विश्व कप विजेता टीम का कप्तान कौन था? कपिल देव इसका राइट आंसर है। कपिल देव की कप्तानी में भारत ने 25 जून 1983 को इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित हुए क्रिकेट विश्व कप में वेस्टइंडीज को हरा करके खिताब जीता था। ठीक है, अब अगर एक दूसरी कप्तान की अगर बात की जाए भारतीय क्रिकेट टीम के, तो अजीत वाडेकर हैं, और टेस्ट क्रिकेट कप्तान की अगर बात की जाए तो लाला अमरनाथ हैं, ये पहले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया साइंस से कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत मैथियास जैकब लेडन और थियोडोर श्वान ने 1839 में दिया था। ठीक है, अब कोशिका सिद्धांत आए, कोशिका की खोज किसने की, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो रॉबर्ट ब्राउन आपको ध्यान रखना है 1665 में। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है बिहार। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के मुताबिक बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है। बिहार में 26.59 जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। नंबर 2 पर मेघालय है, जहां पे 25.46% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। अगला प्रश्न पूछा गया कि खग्गे खान बख्श का संबंध किस घराने से है? तो देखिए, खग्गे नजीर खान के द्वारा स्थापित घराना है मेवाती घराना या जयपुर मेवाती घराना। ठीक है, खग्गे नजीर खान के द्वारा स्थापित घराना है मेवाती घराना। मेवाती घराने से ही संबंधित हैं पंडित जसराज, मोतीराम, मणिराम व संजीव अभ्यंकर, ये सब जाने माने कलाकार मेवाती घराने से ही संबंधित हैं। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की है? खग्गे नजीर खान ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि एनाल्जेसिक दवाओं का उपयोग कहाँ होता है? एनाल्जेसिक दवाओं का उपयोग दर्द और सूजन में होता है। ठीक है, इन्हें दर्द निवारक भी कहा जाता है। ठीक है, सिर दर्द से लेके गठिया की चोट तक, गठिया तक जो है, सिर दर्द की चोट से लेकर गठिया तक एनाल्जेसिक दवाओं का उपयोग किया जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक सूजन, एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक जो होती है सूजन को कम करती हैं, और ओपियोइड जो एनाल्जेसिक होते हैं मस्तिष्क के दर्द को कम करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि कार्बोनाइजेशन क्या है? कार्बोनाइजेशन, कार्बोनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों को कार्बन या कार्बन मुक्त अवशेष में बदला जाता है। ठीक है, कार्बोनाइजेशन में ईंधन को बिना हवा के गर्म किया जाता है ताकि ठोस छिद्रयुक्त कार्बन निकल जाए। पृथ्वी की सतह के नीचे अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण विघटित कार्बन आधारित पौधों की सामग्री को कोयले में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भी कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। कोयले के कार्बोनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य कोक का उत्पादन करना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय का संबंध किस वंश से था? तो पल्लव वंश इसका राइट आंसर है। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय को राज सिंह या राजमल्ल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 695 ईस्वी से 728 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने कई मंदिरों का निर्माण कराया है। ठीक है, इसमें से शोर मंदिर परिसर मामल्लपुरम है, ईश्वर और मुकुंद मंदिर मामल्लपुरम है, लाला गिरीश्वर मंदिर पनमलाई है, कैलाश नाथर मंदिर कांची में है, लाल मेरी मंदिर कर्नाटक में है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया जिसे आज चीन पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए, इतने सारे प्रश्न मिल पाए थे जो आपको मैंने करा दिए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो मेरे भाई तो जाते जाते प्लीज एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर मेरे भाई बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।